अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे और इंटरव्यू की खूब अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप काफ़ी लोग फरमाइश कर रहे हैं कि सर हमें जो है ना मज़ीद तैयारी करवाई जाए इंटरव्यू की, तो उस सिलसिले में आज मैंने जो सेक्शन सेलेक्ट किए हैं वो सेक्शन 137 से लेके सेक्शन 140 तक होंगे। तमाम रिकवरी के इसके अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं कि किस तरह से इंस्पेक्टर एक रिकवरी करता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं, वो जो टैक्स ड्यू उसके ऊपर होगा, टैक्स पेयर के ऊपर उससे कैसे कैसे वो रिकवरी कर सकता है, कौन कौन सा नोटिस उसे डाल सकता है और किन किन तरीक़ों से वो अपना टैक्स रिकवर कर सकेगा। जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड की हैं, उससे काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है कि जी हमें सर काफ़ी अच्छी हेल्प मिल रही है, हमें काफ़ी आइडिया हो रहा है कि हमने किस लाइन में तैयारी करनी है, इंटरव्यू के लिए कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो मज़ीद हमें इसकी और गाइडलाइन दें। तो उस सिलसिले में आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो अब आपके सामने पेश करने लगा हूँ जी। सबसे पहले उसमें आ रहा है सेक्शन 137। सेक्शन 137 डील करता है ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स को, कि सबसे पहले आपने ये तयन करना है कि टैक्स पेयर की जो आप टैक्स रिकवर करना जा रहे हैं उसकी ड्यू डेट क्या थी, कब ये टैक्स उस पर ड्यू हो चुका था या कब ये टैक्स उसके ऊपर ड्यू होगा। 2-3 सिनेरियो बन जाते हैं, ड्यू डेट उसके मुताबिक बन जाती है। एक तो ड्यू डेट वो आएगी कि जब उसने रिटर्न फाइल कर दी, उस रिटर्न फाइल करने के साथ ही उसके ऊपर कोई टैक्स पेंडिंग था तो वो ड्यू हो गया, वो टैक्स उसने अगर देना था तो वो ड्यू हो गया। दूसरा, फिर अगर कोई ऑर्डर पास किया ऑफिसर ने, असेसमेंट की उसकी खुद से अमेंडेड असेसमेंट कर दी, उस पर ऑर्डर पास करने के ऊपर देखेंगे कि क्या उसकी डेट होती है, क्या लॉ कहता है कि कब उसके ऊपर ड्यू डेट होगी, ऑर्डर पास करने के साथ ही या उसके बाद कुछ। या उसके अलावा एक एडवांस टैक्स आता है कि उसमें ऑर्डर पास नहीं किया जाता, ना उसमें फाइलिंग की डेट आती है, ना रिटर्न फाइल करने की डेट क्लोज होती है, तो ना असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है, लेकिन फिर भी टैक्स पेयर के ऊपर एक ड्यू डेट आ जाती है कि उसके मुताबिक उसने वो एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो ये 3 कैटेगरीज बन गई, एक रिटर्न फाइलिंग पे ड्यू डेट आ गई, एक विदाउट रिटर्न फाइलिंग पे ड्यू डेट आ गई और एक असेसमेंट ऑर्डर पे ड्यू डेट आ गई। तो सबसे पहले 137 ये आपको पता होना चाहिए कि ड्यू डेट कैसे बनती है। द टैक्स पेएबल बाय अ टैक्स पेयर ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी ड्यू ऑन द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द टैक्स पेयर्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर। जिस डेट पे उसकी रिटर्न ड्यू हो जाएगी उसी डेट पे उस रिटर्न वाला जो टैक्स होगा, जो उसकी लायबिलिटी होगी, वो भी उस पर ड्यू हो जाएगी अगर कोई बनती है तो ये उसकी पहली आ गई। अदर देन फाइलिंग डेट वेयर एनी टैक्स इज पेएबल अंडर एन असेसमेंट ऑर्डर, कि अगर ऑफिसर ने कोई असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया उसके मुताबिक अगर कोई उसके ऊपर टैक्स ड्यू बन गया टैक्स पेयर के ऊपर, तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी। और एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर इशूड बाय द कमिश्नर अंडर दिस ऑर्डिनेंस, अ नोटिस शैल बी सर्व्ड अपॉन द टैक्स पेयर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। एक नोटिस दिया जाएगा जो कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर उसका वो जो पूरा फॉर्मेट दिया होगा कि उस नोटिस के अंदर क्या क्या लिखना लाजमी है, स्पेसिफाइंग द अमाउंट पेएबल एंड देयर अपॉन द सम सो स्पेसिफाइड शैल बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ये जी, इसमें इसके आपने ये याद रखना है कि 30 डेज़ होते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई, कब से 30 डेज़ हो गए, जिस डेट से उसको वो नोटिस सर्व किया जाएगा 137 के सेक्शन के तहत। एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया ऑफिसर ने, उसमें टैक्स लगा दिया टैक्स पेयर को, क्या उसी वक्त से उस पर टैक्स पे करना वाजिब हो जाएगा? नहीं, जब तक उसको 137 का नोटिस नहीं जाएगा उसके ऊपर ड्यू डेट वाजिब नहीं होगी, मतलब वो टैक्स पेयर जमा करवाने का पाबंद नहीं होगा। जब 137 जाएगा फिर उसके विद इन 30 डेज़ उसकी वो ड्यू डेट कंसिडर होगी, 30 डेज़ उसके पास होंगे वो टैक्स जमा करवाने के, उसके बाद उसके ऊपर रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। तो पता चल गया कि पहले रिटर्न के बगैर है ड्यू डेट, फिर रिटर्न
भी नहीं है, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया ऑफिसर ने, ख़ुद से ऑफिसर के पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई या उसको ऑडिट में सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो फिर वो टैक्स 30 डेज़ के बाद 37 के नोटिस में ये मेंशन होगा कि 30 डेज़ के अंदर अंदर उसने वो टैक्स जमा करवाना है, अदरवाइज़ उसके ऊपर रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा ड्यू डेट आ रही है जी 147 की। अब 147 आपको पता होना चाहिए 147 क्या है, वो एडवांस टैक्स होता है। उसकी भी एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन पाबंद होता है एडवांस टैक्स देने का, और वो कितना कितना उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, और होता क्या है ये एडवांस टैक्स। अभी फ़िलहाल उसकी हम ड्यू डेट देख रहे हैं। एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल बाय एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, AOP पे करेगा या कंपनी पे करेगी, ठीक हो गया। और लेकिन उसकी ड्यू डेट क्या होगी वो हम देख लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सितंबर क्वार्टर, अब आपको पता है कि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के, ठीक है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। उस 3-3 महीने में आपको 3 महीने गुजरने के बाद एक कंपनी है तो कंपनी को, AOP है तो AOP को कुछ अपना टैक्स का पोर्शन जमा करवाना पड़ता है। तो उसकी ड्यू डेट क्या होती है, सितंबर क्वार्टर की ड्यू डेट बनेगी 25th डे ऑफ द सितंबर, कि जी सितंबर अभी गुजरा नहीं है लेकिन उसकी आपके ड्यू डेट बन गई है। हमारा कोई असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई रिटर्न फाइल नहीं होगी, लेकिन फिर भी टैक्स पेयर के ऊपर ये डेट ड्यू बन जाएगी कि आपने इस डेट पे टैक्स देना है, एडवांस टैक्स। वो नहीं देता तो क्या करेंगे आप, तो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको पेनल्टी लगेगी, उसको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगेगा, फिर जाके वो टैक्स के साथ वो चीज़ें कलेक्शन में आएंगी। दूसरे क्वार्टर की बात होगी दिसंबर की, तो 25th डे ऑफ द दिसंबर होगा। इसी तरह जिस क्वार्टर की बात होगी उसके आखिरी महीने का जो 25th डे होगा वो वाला दिन उसका लास्ट डेट होगा, वो वाली डेट उसकी ड्यू डेट कंसीडर होगी उस क्वार्टर की एडवांस टैक्स की पेमेंट की। मार्च की बात करें तो मार्च का भी 25th डे, इसी तरह जून लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 15th डे ऑफ द जून। ऑन और बिफोर का मतलब कि या तो इससे पहले पहले दे दें आप, या फिर 15 जून तक आप दे दें तो आपका वो कंसीडर विदाउट पेनल्टी होगा, विदाउट डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होगा। जितना उससे लेट करता जाएंगे आप उतने ही आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, आई थिंक अभी 16% चल रहा है, उसके मुताबिक आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा। जिस तरह आप बिल लेट करते हैं आपको जुर्माना पे करना पड़ता है, इसी तरह ये अगर लेट करेंगे तो ये भी आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। ये था 137 में हमने 3 चीज़ें देख ली, उसका नोटिस भी देख लिया। उसके बाद आगे आ रहा है जी, अब उस टैक्स उसने नहीं जमा करवाया, 30 डेज़ गुजर गए, टैक्स नहीं आया, पेमेंट आपने चालान चेक किया ऑनलाइन चालान नहीं मिला आपको, आपने उसका प्रोफाइल चेक की उसमें टैक्स नहीं आया, तो अब 138 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 138 कह रहा है रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर। ये 2 काम आप कर सकते हैं। 138 आप उसको पहले डालेंगे और उसको बताया कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, आपको फिर मौका दिया जा रहा है कि टैक्स अपना जमा करवा दो। ये भी एक उसको अलर्ट करने का आगे नोटिस होगा। 138 उसको भी अलर्ट कर देगा कि भाई आप पे ये काम हो जाएगा, हम आपको पहले बता रहे हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकवरिंग एनी टैक्स ड्यू बाय द टैक्स पेयर द कमिश्नर में सर्व अपॉन द टैक्स पेयर अ नोटिस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म requiring him to pay the said amount within such time as may be specified in the notice। कमिश्नर फिर उसको एक और नोटिस डालेगा 138 का, और फिर बताएगा कि भाई आपके ऊपर ये टैक्स वाजिब है, उसको इतनी डेट के अंदर आपने जमा करवाना है। अब उसको डेट फिर दे दी जाएगी, 7 दिन या 5 दिन या 3 दिन, जितने भी कमिश्नर पे डिपेंड करे। वो डेट देने के बाद फिर उसकी वो ड्यू डेट वो कंसीडर हो जाएगी, वो 37 वाली ख़त्म हो जाएगी, वो 38 वाली स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, मज़ीद कह रहा है इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट पेड विद इन द टाइम और विद इन द फर्दर टाइम इफ़ एनी अलाउड बाय द कमिश्नर में प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम द टैक्स पेयर द सेड अमाउंट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। अब कमिश्नर के पास ये इख्तियार आ गया कि जी मैंने उसको टाइम दिया 137 में 30 दिन का, उसने टैक्स नहीं जमा करवाया। 138 में मैंने उसको मज़ीद 7 दिन दे दिए, उसमें भी उसने टैक्स नहीं जमा करवाया।
अब मेरे पास ये मोड्स आ गए, मैं इस मोड से अब उसकी रिकवरी करने लगा हूँ। वो क्या क्या मोड है वो भी आपको एज ए इंस्पेक्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपने रिकवरी करनी है तो फिर आपके पास ये ऑप्शंस होंगी तो ही आपको पता लगेगा। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ टैक्स पेयर। अब अटैचमेंट और सेल में क्या फ़र्क है? सेल में तो यही है ना, आपने उसकी प्रॉपर्टी देखी, आपने कहा जी इसका ये घर है, इसकी ये गाड़ी है, इसकी ये मोटरसाइकिल है, ये चीज़ है, आपने वो पकड़ी अपने कब्ज़े में ली, लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया ऑक्शन करके। ऑक्शन किया आपने, जो उसके पैसे रिकवर हुए आपने वो सेल करके रिकवर कर लिया। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट ये होगा कि आपने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है, एक किस्म से आपने उसको अपने साथ अटैच कर लिया, एफबीआर के साथ उसको अटैच कर लिया। अब उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगी, उसकी जो भी आमदन आएगी वो सबसे पहले एफबीआर को जाएगी। मिसाल के तौर पे बैंक को अगर हम अटैच करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? बैंक अटैच करने का मतलब कि उस बैंक की जितनी अब क्रेडिट एंट्रीज होंगी, जब तक हमारा अकाउंट का हमारा पैसा पूरा नहीं होता, उसके अंदर वो सारे का सारा पैसा हमें आएगा। जैसे ही कोई उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो सारे पैसे हमें आ जाएंगे, वो निकलवा नहीं सकेगा। अकाउंट उसका चलता होगा, उसमें क्रेडिट हो रहा होगा, लेकिन डेबिट उससे नहीं कर सकेगा, वो अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकेगा। हाँ, कोई तीसरी थर्ड पार्टी उसके बिज़नेस में, हर बंदे को तो नहीं पता होगा कि इसका अकाउंट सील हो गया या अटैच हो चुका है। जो तो बिज़नेस चल रहे होंगे तो वो तो यही कहेंगे ठीक है भी हमने इसकी पेमेंट करनी थी, विद इन ड्यू डेट आ गई, इसकी पेमेंट इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। तो वो जैसे ही उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी तो बैंक वाला वही पैसे हमें चेक बनाकर हमारे ऑफिस में भेज देगा, या फिर वहाँ से या एफबीआर को वो ट्रांसफ़र कर देगा और हमें इंटीमेट कर देगा कि आपके अटैचमेंट हुआ है, या आप उसका पे ऑर्डर ले लें, या फिर हम ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एफबीआर के अकाउंट में। तो ये होती है अटैचमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर for the management of the movable or immovable property of the taxpayer। ठीक है जी, एक बंदा अपॉइंट कर दिया जाता है। पहले होता था, अब तो ऐसा नहीं होता कि उसकी प्रेमिसेस पे, उसकी बिज़नेस प्रेमिसेस पे जाकर बिठा दिया जाता है, उसकी जो सेल होती है वो सारी कलेक्ट कर ली जाती है। जब तक अपना वो रिकवर नहीं होता टैक्स, तब तक इसी तरह प्रोसीजर चलता है और उसकी सारी सेल कलेक्ट करके एफबीआर के अकाउंट में जमा करवा दी जाती है। Arrest of the taxpayer and his detention in prison for a period not exceeding 6 months। अब रिकवरी के सिलसिले में अब हमने सारे काम कर लिए, बैंक सारे छान लिए, बैंकों से पैसा नहीं निकला, उसकी कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं हमें मिल रही, अगर है ही नहीं है तो गाड़ी भी कोई नहीं है, अगर उसको घर वगैरह वो भी नहीं है, रेंट पे था, सारा करने के बाद भी हमारा टैक्स रिकवर नहीं हुआ। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचती है कि हम उसको अरेस्ट करें और 6 महीने के अंदर 6 महीने उसको प्रिजन में रखें। एंड एज स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज, और जो सेल टैक्स के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसके मुताबिक भी हम वो रिकवरी कर सकते हैं। सेल टैक्स में क्या लिखा होगा? उसमें ये लिखा होगा कि तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी पोर्ट्स हमारी हैं वहाँ पर हम सबको एक लेटर डाल देंगे कि भाई इस बंदे के साथ हमारा जो लेन देन था उसमें ये डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ये पैसे नहीं जमा करवा रहा, तो लिहाजा जितनी भी इंपोर्ट इसकी आएगी, जो भी ये चीज़ इंपोर्ट इसके नाम पे आएगी वो सारी की सारी जब्त कर ली जाए, वो सारी सील कर ली जाए और उसको रिलीज़ ना किया जाए। Who make rule of recovery? Obviously, the board may make rules regulating the procedure for recovery of tax under this section and any other matter connected with or incidental to or operation of this section। ये बोर्ड इसके बारे में रूल बताएगा कि कब कब आपने कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। रिसेंटली अभी 1 साल पहले बोर्ड ने अटैचमेंट को रोक दिया था कि आप किसी का बैंक अकाउंट अटैच नहीं करेंगे, आप चाहे वो जितना भी उसने टैक्स पे करना हो। लेकिन बाद में फिर इसको अमेंड कर दिया गया, उन्होंने कहा जी आप अटैच कर सकते हैं कि जिसका का भी अकाउंट अगर आपने टैक्स डिफ़ॉल्ट के तौर पे कलेक्शन करनी है तो आप उसके अकाउंट को अटैच करके कलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह बोर्ड जो है ना वो रूल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अमेंड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है फिर इंस्पेक्टर्स को। 138A हमें एक ऑप्शन देता है कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एक चिट्ठी लिख दें कि भाई इस बंदे ने हमें टैक्स देना है, टैक्स डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लिहाजा अगर आपसे ये कोई लेन देन करता है या आपके पास इसकी कोई अमाउंट ड्यू है तो वो आप कलेक्ट करें और एफबीआर के अकाउंट में जमा करवा दें। 139 इसमें क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ
private company and association of a person. Notwithstanding anything in where any tax payable by a private company, including private company that has been wound up or gone into liquidation in respect of any tax year, cannot be recovered from the company. Every person who was at any time in that tax year a director of a company other than an employed director. बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं. A shareholder in a company owning not less than 10% of the paid up capital of a company shall be jointly and severally liable for payment of tax due by the company. 139 कहता है कि अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई है और उससे आपने टैक्स रिकवर करना है, कंपनी में तो कोई आपको अकाउंट मिला, आपने सारे अकाउंट चेक कर लिए, कंपनी के अकाउंट खाली, सब पैसा उसमें खाली है, बैंक अकाउंट कोई नहीं, कंपनी की गाड़ी कोई नहीं, प्रॉपर्टी कोई नहीं मिल रही. आप क्या करें, उनके डायरेक्टर्स तक रसाई हासिल करें. उनमें जो जो डायरेक्टर्स हैं उनके अकाउंट्स में जाएं, बैंक अकाउंट्स में, और वहाँ से जाके पैसा निकलवा लें. 139 आपको इसका इख्तियार भी देता है. वो डायरेक्टर्स के बारे में बता रहा है कि एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं होना चाहिए. कुछ कंपनीज़ होती हैं वो डायरेक्टर को हायर कर लेती हैं कि वो कंपनी की मैनेजमेंट को देखे, तो वो हायर्ड डायरेक्टर नहीं होना चाहिए. डायरेक्टर वो होना चाहिए जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया हो, जिसने शेयर्स खरीदे हों, और शेयर्स भी कंडीशन बता दी कि 10% से कम वाला शेयर ना हो, मतलब डायरेक्टर ना हो. कुछ डायरेक्टर रहते हैं जिनके 2%, 3%, 5% शेयर होते हैं, लेकिन उन पे हम रिकवरी नहीं डालेंगे. जिन्होंने 10% से ज़्यादा के शेयर ख़रीदे होंगे, सिर्फ उन डायरेक्टर्स के अकाउंट पे आप जाके रिकवरी डालेंगे, उनसे पैसा रिकवर करेंगे. और जहाँ तक रही बात पेड अप कैपिटल की, तो इसके ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने तमाम कैपिटल्स को डिस्कस किया. वो आपने लाजमी देखनी है. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा और आई बटन में भी बता दूँगा ऊपर, क्योंकि उसमें मैंने तमाम कैपिटल्स को डिस्कस किया है कि पेड अप कैपिटल कौन सा होता है, उसके बाद इशूड कैपिटल कौन सा होता है, रिडीमेबल कैपिटल कौन सा होता है, और उसकी कॉल्ड अप कैपिटल. इस तरह के आप 6-7 उसकी टाइप्स हैं जिसमें मैंने मज़ीद उसको डिटेल में डिस्कस किया हो, तो वो आपने लाजमी देखे. जानी हो सकता है उसमें से आपसे कैपिटल के बारे में कुछ भी पूछ ले. तो 139 में पता चल गया कि जी आप कंपनीज़ के डायरेक्टर्स तक भी रसाई हासिल करके अपना पैसा रिकवर करवा सकते हैं. वो अलहदा बात है कि डायरेक्टर फिर कंपनी से ही पैसा रिकवर करेगा. डायरेक्टर क्या है, कंपनी के ऑनर ही हैं. तो ये 139 हमें अलाउ करता है. अब आ रहा है जी 140, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ अ टैक्स पेयर. 140 हमें ये कहता है कि आप उस शख्स के पास भी जा सकते हैं अपना टैक्स रिकवर करने के लिए. आपको पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स के पास पैसा पड़ा हुआ है, उस बंदे का जिससे हमने टैक्स लेना है, तो आप उस बंदे के पास भी जाकर कह सकते हैं भाई ये पैसा जो आपने उसको देना है ये आपने उसे नहीं देना. अब ये नोटिस पकड़ो, ये पकड़ो लेटर, इसके अंदर ये पैसा जो हमने लिखा हुआ है ये पैसा हमारा FBR का है, आपने FBR को ये देना है, उस बंदे को नहीं देना. तो ये 140 आपको ये अलाउ करता है. तो मोस्टली कौन है इसमें, ज़्यादा बैंक ही होते हैं. किसी बंदे तक तो रसाई हासिल नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं होता कि उस बंदे ने फ़लाँ ने इसके पैसे देने हैं, तो हम ऐसे ज़बानी कलामी जाकर उसको नोटिस नहीं दे सकते. हाँ, बैंक के पास प्रूफ ज़रूर होता है कि जी बैंक ने ये पैसे उसको देने हैं जिस टैक्स पेयर के हैं, क्योंकि बैंक ने अकाउंट मेंटेन किया होता है, तो बैंक के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि उसने वो टैक्स जाके वो पैसे जो है ना वो अपने अकाउंट होल्डर को ही देने होते हैं, इसलिए हम ये डायरेक्ट बैंक पे डालते हैं. तो 140 का एक अटैचमेंट का लेटर बनता है, एक अटैचमेंट का नोटिस बनता है जिसकी अप्रूवल कमिश्नर देता है. कमिश्नर अप्रूवल देने के बाद ऑफिसर साइन करता है उस लेटर पे, और इंस्पेक्टर जाकर उस बैंक में वो प्रेजेंट करते हैं, और जितने पैसे पड़े होते हैं उसमें से अपना टैक्स का पैसा निकलवा लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं. हाँ, अगर उसमें इतने पैसे ना हों तो उस अकाउंट को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, फिर उसमें से वो टैक्स पेयर ट्रांजैक्शन कोई नहीं कर सकता. जितना भी पैसा आ रहा होगा वो सारा FBR के अकाउंट में जा रहा होगा. अब आपके क्वेश्चन में ये जेन में ये भी क्वेश्चन होगा कि टैक्स पेयर वहाँ पैसा क्यों डालेगा, तो ऑब्वियसली वो टैक्स पेयर वहाँ पैसा नहीं डालेगा, वो किसी और अकाउंट के ज़रिए मेंटेन करेगा. लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो बार बार अपना अकाउंट चेंज नहीं कर सकती, जो अपने उन्होंने क्रेडिटर्स को दिए होते हैं अकाउंट, तो वो बार बार अकाउंट तो चेंज नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें फिर अपना अकाउंट डी अटैच करवाना पड़ता है, फिर स्टे वगैरह लाना पड़ता है
या जो उसकी अमाउंट डी होती है वो जमा करवा के उसका अकाउंट डी अटैच हो जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरिंग एनी टैक्स ड्यू बाय अ टैक्स पेयर द कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन, यानी कि थर्ड पार्टी जो भी होगी वो लाइक बैंक एट्सेट्रा, उनको एक नोटिस लिख देगा, जो मैंने अभी आपको सारी कहानी सुनाई वो वाला नोटिस। हाँ जी, उसने कहा हु मे यू मनी टू द टैक्स पेयर, वो टैक्स पेयर के बिहाफ पे अगर उसने कुछ पैसा पकड़ा हुआ है तो वो पैसा हमें दे देगा। होल्डिंग और हु मे होल्ड मनी फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर, ठीक हो गया, टैक्स पेयर के बिहाफ पे होल्डिंग और हु में होल्ड। यहाँ पर उसने बैंक नहीं लिखा हुआ, लेकिन होता बैंक ही है ज़्यादा, क्योंकि पर्सन हमें नहीं पता, जब पर्सन पता चल जाए तो हम शख्स के पास भी जा सकते हैं। हैविंग अथॉरिटी ऑफ सम अदर पर्सन टू मनी टू टैक्स पेयर टू पे द कमिश्नर सो मच ऑफ द मनी एज set out in the notice by the date set out in the notice. For the purpose of recovering any tax due by the taxpayer, the commissioner, ये दोबारा आ गया, सॉरी ये स्लाइड दोबारा बन गई है, इसको इग्नोर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, अब एक रिलैक्सेशन है रिकवरिंग में कि अगर आप टैक्स की रिकवरी करने जाएं तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि पहले उसका कोई स्टे वगैरह तो नहीं है। जो भी अथॉरिटीज़ स्टे दे सकती हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चेक किया जाएगा कि उसका स्टे तो कहीं नहीं आया हुआ। अगर स्टे है तो वो एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद आप ये काम करेंगे। स्टे में आप ये काम नहीं कर सकते, आपको पेनल्टी लग सकती है एज ए इंस्पेक्टर, आपको जो है ना हाई कोर्ट में जाके आपको बहुत पनिशमेंट इसकी हो सकती है। टैक्स कौन कौन देगा? CIR अपील देगा, कमिश्नर अपील से स्टे लिया जा सकता है, ATIR से वो स्टे ले सकता है, हाई कोर्ट से स्टे ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक रसाई हर किसी की नहीं होती, वहाँ पर वो स्टे नहीं मिलता, उससे नीचे नीचे स्टे मिलता रहता है। स्टे क्या होता है कि भाई इसकी अपील लगी हुई है, आप इसको रिकवर नहीं करेंगे, लेकिन उसकी भी कुछ रिलैक्सेशन है, कंडीशन है। जब तक वो ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेगा तब तक नहीं कंसिडर होगा उसको। The commissioner shall not issue notice for recovery of any tax due from the taxpayer if the said taxpayer has filed an appeal under section 127 and appeal has not been decided by the commissioner appeal, subject to the condition that 10% of the said amount of the tax due has been paid by the taxpayer। हाँ जी, कमिश्नर अपील से वो स्टे लेने गए, अभी स्टे नहीं मिला। देखिए 137 की आपने 137 का नोटिस डाल दिया टैक्स पेयर को। अब 30 डेज़ के अंदर अंदर, ऑर्डर इशू होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर उसने अपील भी करनी है। अगर उसके पास अपील की ऑप्शन वो अवेल करना चाहता है तो 30 डेज़ के अंदर आपको पता है कि वो फर्स्ट अपील कर सकता है। 30 डेज़ के बाद उसका केस वैसे ही टाइम बार्ड हो जाएगा, वो अपील नहीं कर पाएगा। अब 30 डेज़ में उसने अपील फ़ाइल कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डेज़ के आखिरी दिन 29वें दिन उसने अपील फ़ाइल कर दी और आपका 30 डेज़ के बाद आपका टाइम रिकवरी का स्टार्ट हो गया। आपने उसको रिकवरी का नोटिस डाला, उसने कहा जी मैंने 127 सेक्शन मुझे अलाउ करता है कि मैं अपील कर लूँ, मैंने अपील जमा करवा दी है, तो अब आप रिकवरी क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे भाई अच्छा आपने अपील जमा करवा दी, ठीक है, हमें 10% आप टैक्स जमा करवाएं, 10% का टैक्स आप जमा करवाएंगे तब जाके आपकी रिकवरी रुक जाएगी। जो उसकी अमाउंट ड्यू होगी उसका 10% वो जमा करवा देगा तो उसकी जो रिकवरी है वो रोक दी जाएगी, अदरवाइज़ उसकी रिकवरी रुकेगी नहीं, वो रिकवरी वैसे ही प्रोसीडिंग चलती रहेगी। तो ये उसकी एक कंडीशन है। इसमें अगर 10% वो जमा करवा देता है तो फिर ऑटोमेटिक उसको स्टे मिल जाता है। वो कहता है जी मैंने ये 10% जमा करवा दी और अपील जमा करवा दिया, वहाँ पे मैं स्टे अभी नहीं मुझे मिला, लेकिन मैंने अपील जमा करवा दी और ये 10% का आप चालान ले लें, तो अब उसके बाद इसका मतलब ऑटोमेटिक उसका स्टे लग गया। अब आप उसको नहीं छेड़ेंगे जब तक उसकी अपील पेंडिंग है। अब उसे स्टे की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब 10% कईयों की अमाउंट बहुत ज़्यादा बन जाती है, जिनका मिलियंस में टैक्स लगा होता है, उनकी 10% फिर लाखों में होती है, तो वो कहते हैं यार आप स्टे ही ले लो कमिश्नर अपील से बजाय 10% जमा करवाने के, तो फिर वो स्टे ले लेते हैं। स्टे में आप ये है कि किसी को 15 दिन मिल जाते हैं, किसी को 30 दिन, किसी को 60 दिन, इस तरह करके उसको जो दिन मिलते रहते हैं उसमें फिर उसको पैसे नहीं जमा करवाने पड़ते हैं। हाँ,
अगर उसने टैक्स ये स्टे नहीं लेना, फिर वो सिंपल 10% जमा करवाए और अपनी अपील लगा के बैठ जाए। जब तक अपील उसकी फ़ाइनल नहीं होगी तब तक उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग फिर स्टार्ट नहीं होगी एज़ पर प्रोविजन। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक जो आपकी फरमाइश पे बहुत आ रही थी कि भाई हमें रिकवरी के जो सेक्शन है वो एक दफ़ा डिटेल में डिस्कस कर दें। तो जो मैंने उम्मीद है कि अपने तरफ से फुली बेस्ट परफॉर्म किया, हो सकता है कईयों को अच्छा ना लगा हो और कईयों के लिए ये नया होगा तो उन्हें अच्छा भी लगा होगा। तो बस ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर देना बनता है। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी ये इंटरव्यू हुआ ही नहीं है तो ये इंस्पेक्टर का इंटरव्यू कैसे आपने कर दिखा दिया। तो भाईजान ये पीछे 2 बैच ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उसमें से जो है ना ये लोगों ने इंटरव्यू आपको दिया है। जो मुदस्सिर इंस्पेक्टर का लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू आपको सामने दिया था तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन है। तो आप लोगों का तो इंटरव्यू अभी होना है। तो बाकी मज़ीद आप मुझे बता दीजिएगा कि जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इंशाल्लाह उस सेक्शन को हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर दिया करें ज़रा, ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होती है। और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।